गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम रैंक एंड नलिटी चैप्टर का नल स्पेस वाला टॉपिक कर चुके हैं और उससे रिलेटेड दो थ्योरम्स। अब आज हमने करनी है रेंज और इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड दो थ्योरम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम रेंज और इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखेंगे। रेंज और इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी हम उसी टाइप से पहले समझेंगे जैसे हमने नल स्पेस की थी, यानी कि एक मैपिंग के थ्रू। देखिए रेंज स्पेस क्या है, U से V हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर T। ठीक है, अब देखिए रेंज हमने फर्स्ट टाइम 12th क्लास में इस वर्ड का यूज़ किया था या 11th में, जहाँ पर रेंज का मतलब क्या था, अगर U से V हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो U वेक्टर्स की इमेज जिन जिन V के वेक्टर्स पर जाएगी, यानी कि V के वेक्टर्स वो वेक्टर्स जिनकी U के अंदर प्री इमेज है वो होती है रेंज। अब मान लीजिए यहाँ से कोई वेक्टर है U1 जिसकी इमेज गई V1 पे, यहाँ से कोई वेक्टर U2 जिसकी इमेज गई V2 पर, यहाँ से कोई वेक्टर है U3 जिसकी इमेज भी कहाँ पर गई V2 पर, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 है। तो मान लीजिए इन तीन वेक्टर्स की इन दो वेक्टर्स पर इमेजेस गई, तो इसमें अगर मान लीजिए V3 भी है और V4 भी है जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो उन्हें हम नहीं लेंगे। ऐसे V के वेक्टर्स जिनकी प्री इमेज U में हो उन्हें हम बोलते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन पर आएंगे। इसकी डेफिनेशन में क्या है, let T U to V be a linear transformation, then range or image of T is the set of all vectors in V that are images under T। यानी कि U के जिन वेक्टर्स की इमेज V पर है और उन सभी वेक्टर्स का कलेक्शन, उसे हम बोलेंगे रेंज, यानी कि उन वेक्टर्स का सेट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। नॉर्मली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेंज ऑफ टी को हम दिखाएंगे किस टाइप से, आर टी से, और ये जो सबसेट आएगा, क्योंकि हमारे पास इन मेंबर्स को हम कहेंगे ना रेंज ऑफ टी, इस सबसेट के मेंबर्स को रेंज ऑफ टी। तो ये सबसेट कहाँ का है, वी का, जबकि नल स्पेस सबसेट था यू का। तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू टी ऑफ यू, U बिलोंग्स टू U, यानी कि इमेजेस का वो सेट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। हमारे पास अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके अंदर उसके स्टेटमेंट क्या है, लेट T U to V be a linear transformation then range of T that is RT is the subspace of V। हमें प्रूव करना है कि रेंज स्पेस जो है वो सब स्पेस है V का। तो सबसे पहले हमें पता है ज़ीरो वेक्टर की इमेज ज़ीरो पर जाती है, यानी कि जो V का ज़ीरो वेक्टर है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज तो ज़रूर एग्जिस्ट करती है, डेट इज़ ज़ीरो। तो हमने सबसे पहले लिखा सिंस T ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, कि ज़ीरो वेक्टर की कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर है। ये ज़ीरो V का है और ये ज़ीरो U का है। तो क्योंकि रेंज के अंदर एक मेंबर तो ज़रूर है, डेट इज़ ज़ीरो, इसका मतलब रेंज स्पेस हमारे पास फाई नहीं है। अब हमने यही चीज़ लिख दी कि क्योंकि ज़ीरो हमारे पास आर टी के अंदर ज़रूर है, इसलिए रेंज स्पेस कभी भी फाई नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मान लिया हमने कि रेंज स्पेस फाई तो है नहीं, और रेंज स्पेस क्योंकि वेक्टर वी के सबसेट से, यानी कि जो V के वेक्टर्स हैं उनके कुछ मेंबर्स का जो सेट है वो बनता है रेंज स्पेस। तो हमने इसमें जो एलिमेंट्स लिए वो कुछ V1 V2 टाइप के ले लिए। लेट V1 V2 बिलोंग टू RT।
ठीक है। अब हमने मान लिया कि रेंज स्पेस के अंदर कोई दो मेंबर्स हैं V1 और V2। अब V1 और V2 क्योंकि रेंज स्पेस में है तो ज़रूर इनकी कोई प्री इमेज U के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो हमने जो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है वो V1 के लिए U1 मान लिया और V2 के लिए U2 मान लिया। अब यही चीज़ हमने लिख दी कि V1 T ऑफ U1 यानी कि U1 की इमेज V1 है और V1 की प्री इमेज U1 है, V2 की प्री इमेज U2 है फॉर सम U1 U2 जो कि U के वेक्टर्स थे। ठीक है। अब हमने कोई और दो स्केलर्स मान ली क्योंकि फील्ड इनकी क्या है F, तो F के अंदर मान लीजिए कोई दो स्केलर्स हैं A और B। नाउ फॉर AB बिलोंग टू F कोई दो स्केलर्स मान लिए। अब हमें पता है AV1 प्लस BV2 क्योंकि अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है T, तो इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो AV1 A एज इट इज़ V1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से T ऑफ U1 प्लस B एज इट इज़ V2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से T ऑफ U2। ठीक है। अब क्योंकि अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T हमने फोर्थ चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि हम इसको लिख सकते हैं T ऑफ AU1 प्लस T ऑफ BU2। ठीक है। सिर्फ हम स्केलर को ले आए अंदर क्योंकि इसको खोल के भी क्या आएगा A T ऑफ U1 स्केलर बाहर और U1 अंदर का अंदर। अब देखिए इसको अगर हम इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट यूज़ करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं AU1 प्लस BU2 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर कि T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद देखिए अब हमें AV1 प्लस BV2 के लिए कोई प्री इमेज मिल गई यानी कि AU1 प्लस BU2 पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर AV1 प्लस BV2 आ रहा है। अब AV1 प्लस BV2 कहाँ का वेक्टर आएगा V का, और इसके लिए हमें प्री इमेज भी मिल गई यानी कि ये AV1 प्लस BV2 भी कहाँ जाएगा रेंज स्पेस में, क्योंकि रेंज स्पेस के अंदर वो मेंबर्स गए थे जिनकी प्री इमेज हमारे पास एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। तो क्योंकि अब AV1 प्लस BV2 हमारे पास रेंज स्पेस में गया क्योंकि इसकी प्री इमेज ये थी, क्योंकि AU1 प्लस BU2 U के अंदर था यानी कि रेंज ऑफ T इज सब स्पेस ऑफ U, क्योंकि इसके लिए भी हमें एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई और यही सब स्पेस को प्रूव करने की सफिशिएंट कंडीशन थी हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ T V2V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। अब देखिए इसके अंदर जो मैपिंग डिफाइंड है वो V से V पर है यानी कि सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पर इस टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। ये स्पेसिफिक नाम है इस तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का। इसके बाद देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है 1 इम्प्लाइज 2 एंड 2 इम्प्लाइज 1, यानी कि देखिए रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाइज सेकंड स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लाइज फर्स्ट स्टेटमेंट। तो एक बार हम फर्स्ट लेट करके चलेंगे और सेकंड निकाल देंगे और देन सेकंड लेट कर लेंगे और फर्स्ट वाली को प्रूव कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है इफ़ T of V इज इक्वल टू 0 देन T of V इक्वल टू 0 फॉर V बिलोंग टू V, जहाँ पे V वेक्टर स्पेस V का है। अब देखिए फर्स्ट जब हमने इसका प्रूफ करना है स्टार्ट, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को तो मान लेंगे लेट RT इंटरसेक्शन विद NT इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर ये हमने मान ली तो हमें ये प्रूफ करने, इसमें क्या है अगर ये ट्रू है तो हमें ये ट्रू प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि इफ T of V इज 0 देन वी हैव टू प्रूव T of V इज इक्वल टू 0 फॉर V बिलोंग टू V। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए हमें क्या करना है, ये हमने मान लिया और अब हमें इस चीज़ तक पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब देखिए T ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाए,
टी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, ज़ीरो यहाँ पर ये वेक्टर है, यानी कि अंदर वाली चीज़ नल स्पेस का मेंबर है, यानी कि टी ऑफ वी बिलोंग टू नल स्पेस। ये हम नल स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑल्सो बाय डेफिनेशन टी ऑफ वी बिलोंग टू रेंज स्पेस। रेंज स्पेस के अंदर ये कैसे गया, क्योंकि टी ऑफ वी क्या एक इमेज है वी की, क्योंकि वी टाइप के मेंबर्स कहाँ पर है, वी के अंदर, तो ये वी एलिमेंट की इमेज है टी ऑफ वी, क्योंकि ये किसी एलिमेंट की इमेज है और इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये रेंज स्पेस का मेंबर आएगा। और क्योंकि टी ऑफ वी की अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर ज़ीरो वेक्टर आएगा, तो इसलिए ये नल स्पेस में भी था, यानी कि टी ऑफ वी बिलोंग्स टू एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर टी, ठीक है। इसके बाद देखिए टी ऑफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो कैसे आया, नल स्पेस इंटरसेक्शन रेंज स्पेस का जो रिजल्ट था वो ज़ीरो गिवन था, और ये चीज़ हमने लेट करके चले हैं और इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर टी ऑफ वी के अंदर आया सिंगल एलिमेंट ज़ीरो, सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ पुट की हैं। इसके बाद अब ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि टी ऑफ वी के अंदर ज़ीरो वेक्टर आएगा। तो पार्ट 1 प्रूव्ड। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, इफ़ टी ऑफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो देन टी ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ इस बार हमने लेट करनी है और इस चीज़ को हमने प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए, तो अब हम इसके अंदर से कोई मेंबर लेंगे। अब इसमें से हमने सेकंड वाली लाइन जो थी वो हमने लेट कर ली और हमें प्रूफ करके दिखाना है रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या माना है, इसके अंदर कोई एक यू वेक्टर है जो बिलोंग करता है रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस में। अगर वो रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, दैट यू बिलोंग टू रेंज स्पेस एंड यू बिलोंग टू नल स्पेस। इसका मतलब तो यही है था कि वो आर टी में भी जाएगा और वो एन टी में भी जाएगा। अगर वो इन दोनों में जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू टी ऑफ v फॉर सम v बिलोंग टू v। देखिए हमने क्या लिखा, अगर वो u एलिमेंट जो है रेंज स्पेस का है, इसका मतलब क्या है कि ज़रूर u की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स हैं, जो t की हमने मैपिंग ली थी वो v टू v है, यानी दोनों में ही वेक्टर्स स्मॉल v टाइप के हैं, तो कोई ना कोई ऐसा v ज़रूर एग्जिस्ट करता है सच दैट टी ऑफ v इक्वल टू u। ठीक है, ये हमने रेंज स्पेस वाली बात से नोट किया। और सेकेंडली क्योंकि u नल स्पेस के अंदर है तो टी ऑफ u इज इक्वल टू ज़ीरो। नल स्पेस के अंदर वो मेंबर्स आते हैं जिनकी इमेज ज़ीरो आती है। अब देखिए ये चीज़ से इम्प्लाई किया था ये कि वो एक तो u इक्वल टू टी ऑफ v आएगा और सेकेंडली टी ऑफ u इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इसके बाद देखिए हमने यहाँ से क्या यूज़ किया, t इज इक्वल टू टी ऑफ v इज इक्वल टू u है, यहाँ से ये चीज़ ली हमने। दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये चीज़ आएगी। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद टी ऑफ u की वैल्यू हमें पता है ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, और हमारे पास टी ऑफ v, ये चीज़ हम बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास टी ऑफ v इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ गिवन है। ये देखिए सेकेंड वाला पॉइंट इस बार हमने लेट किया था
तो ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ से देखिए टी ऑफ वी यू के इक्वल था, टी ऑफ वी 0 के इक्वल भी है, तो यानी कि u इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब u 0 है लेकिन u किसका मेंबर था? रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस का, तो यानी कि रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस के अंदर सिर्फ एक 0 वेक्टर आएगा। इंटरसेक्शन नल स्पेस इज इक्वल टू 0। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम थी ये, इसके अंदर कुछ भी हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, सब गिवन ही है और प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है इसके अंदर। तो अब हम सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर चुके, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, तो हम लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहीं पे ये थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट। अब इसके बाद 2 थ्योरम्स हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं वो दोनों, उसमें से अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट टी यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर फील्ड ऑफ स्केलर्स इज एफ इफ u1 u2 अप टू un आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ u1 u2 अप टू un लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है? जब हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले, लाइक a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 अप टू an un इज इक्वल टू 0 रखें, तो हमें एक ना एक नॉन ज़ीरो स्केलर ज़रूर उस केस के अंदर मिल जाए। बाकी हम इसको डिटेल में इस थ्योरम में देखेंगे। एंड t इज़ 1 to 1, t जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 है। देन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? here u1 u2 अप टू un लीनियरली डिपेंडेंट है एंड t इज़ 1 1। ये 2 चीज़ें हमें दी हुई थी। इसके बाद हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है वो t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या दिखाते हैं कि एक न एक स्केलर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन का नॉन ज़ीरो ज़रूर है। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। लेट a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 अप टू an t ऑफ un इज इक्वल टू 0 वेक्टर, जहाँ पर a1 a2 an स्केलर्स हैं फ्रॉम द फील्ड f। अब क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम a1 t ऑफ u1 को विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, स्केलर अंदर चला जाता है। t ऑफ a1 u1 प्लस t ऑफ a2 u2 अप टू t ऑफ an un इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, a1 u1 प्लस a2 u2 up to an un because t is given to be linear transformation। अब क्योंकि हमें गिवन है t जो है हमारे पास वो 1 1 है, t is 1 to 1, यहाँ पर भी लिखी थी। इसके बाद देखिए हमें पता है 0 वेक्टर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t 0 पर हमेशा मैप होता है, और इस पूरे की ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद 0 वेक्टर रिजल्ट है। इसका मतलब ज़रूर a1 u1 प्लस a2 u2 an un इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अगर ये है t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमें पता है। अगर हम देखें t ऑफ 0 फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 फ्रॉम v, ठीक है, ये रिज़ल्ट हमें पता है। तो इसलिए इस पूरे के ऊपर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो आंसर आ रहा है 0, तो इसलिए दिस वेक्टर इज 0। अब देखिए
u1 u2 अप टू un, ये हमें दिया हुआ है कि लीनियर डिपेंडेंट है, मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक ना एक नॉन जीरो स्केलर ज़रूर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हमने ये चीज़ लिख दी। नाउ इट इज़ गिवन दैट u1 u2 un आर लीनियरली डिपेंडेंट, यही चीज़ हमें गिवन भी थी। तो लीनियरली डिपेंडेंट है मतलब a1 a2 अप टू an आर नॉट ऑल ज़ीरो, सारे के सारे वेक्टर ज़ीरो नहीं है ये, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस चीज़ से, हमने बोला कि टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 अप टू टी ऑफ un आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो हमने रखा था और हमने ये दिखा दिया ये सारे स्केलर्स जो हैं इनमें से एटलीस्ट एक ना एक तो नॉन ज़ीरो ज़रूर है, ऑल ज़ीरोज़ नहीं हैं। दिस इम्प्लाइज टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 अप टू टी ऑफ un आर लीनियरली डिपेंडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आएगा वो है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म।